हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम पर्सी बिशप शैली की लिखी हुई पोएम टू अ स्काईलार्क पढ़ने वाले हैं। एंड द पोएम इज़ एन ओड। ठीक है। तो और ओड क्या होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो ये जो पोएम है शैली की टू अ स्काईलार्क ये एक ओड है। ठीक है, लिरिकल पोएम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शैली के बारे में। तो शैली जो है वो रोमांटिक एज से बिलोंग करते थे। ठीक है। और शैली के बारे में जो मेन चीज़ बोली जाती है तो ये बहुत ज़्यादा रेडिकल थे। ठीक है, रेडिकल थिंकर थे। सो पर्सी बिशप शैली वॉज बोर्न ऑन August 4th 1792 एट फील्ड प्लेस ब्रॉडब्रिज हीथ नियर होर्शम वेस्ट ससेक्स इंग्लैंड। ठीक है, तो 1792 में इनका जन्म हुआ था। एंड ही वॉज अ प्रोमिनेंट इंग्लिश रोमांटिक पोइट एंड वॉज वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिगार्डेड एंड इन्फ्लुएंशियल पोइट्स ऑफ द 19th सेंचुरी। ठीक है, तो शैली बिलोंग्स टू द रोमांटिक एज and was one of the most highly regarded and influential poet of the 19th century. He is widely regarded as one of the greatest lyric and philosophical poets in the English language. तो शैली को लिरिकल पोइट और फिलोसॉफिकल पोइट के रूप में जाना जाता है। एंड ही वॉज अ रेडिकल थिंकर। ठीक है। और उन्होंने द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म के नाम से एक पैम्फलेट भी अपने फ्रेंड होक के साथ में पब्लिश किया था, जिसकी वजह से उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिसमिस कर दिया गया था। He distributed a pamphlet with his friend Hogg named The Necessity of Atheism. Because of that he was dismissed from Oxford. ठीक है, उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। उन्होंने द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म के नाम से एक पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट किया था। ठीक है, दैट वाज अ रेडिकल पैम्फलेट. Even the most of the publishers declined to publish his works for fear of being arrested. ठीक है, और उनके रेडिकल होने की वजह से ही जिन चीज़ों के बारे में वो लिखते थे उन चीज़ों के डर से उस समय जो पब्लिशर्स थे, जो जर्नल्स थे, उन्होंने भी उनके जो वर्क्स थे शैली के उनको पब्लिश करने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनको ब्लेसफेमी की वजह से, ठीक है, अरेस्ट ना कर लिया जाए. He did not get fame during his lifetime, or even Shelley did not see the fame during his lifetime. His reputation for his poetic achievements grew steadily following his death. ठीक है, तो उनको जो फेम मिली थी, उनको जो रिकॉग्नाइजेशन मिली थी उनके वर्क्स को, वो उनकी डेथ के बाद में मिली थी। लाइफ टाइम में उनको वो फेम नहीं मिल पाई थी, उनके वर्क्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था. He died on 8th July 1822. His death happened because of drowning in a sudden storm. ठीक है, तो उनकी जो डेथ हुई थी वो 1822 में हो गई थी, 29 की एज में. और उनकी जो डेथ हुई थी वो एक सडन स्टॉर्म में डूबने की वजह से, उनकी जो बोट थी वो पलट गई थी, उसमें पलटने की वजह से, डूबने की वजह से शैली की डेथ हुई थी. तो शैली की जो डेथ थी वो बहुत ही कम एज में हो गई थी. ही वॉज ओनली 29 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, उनके मेजर वर्क्स की अगर हम बात करें तो ओड टू द वेस्ट विंड दैट इज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, एंड टू अ स्काईलार्क दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, द क्लाउड, द मास्क ऑफ अनार्की, द सेंसी जो कि वर्स ड्रामा है, क्वीन मैप ये एक लॉन्ग पोएम है, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम ये भी लॉन्ग पोएम है, एडोनिस ये भी लॉन्ग पोएम है, प्रोमीथियस अनबाउंड दैट इज़ ऑल्सो अ लॉन्ग पोएम. तो ये कुछ मेजर वर्क्स हैं शैली के. अब हम बात करते हैं पोएम की. ठीक है, तो पोएम का जो टाइटल है वो है टू अ स्काई लार्क. तो स्काई लार्क जो है यहाँ पर वो एक बर्ड है. ठीक है, तो जो पोएम है लिरिकल है. ठीक है, तो पोएम में शैली जो है वो एक स्काई लार्क के सॉन्ग के बारे में बता रहे हैं कि स्काई लार्क का जो सॉन्ग है जिसको कि पोइट सुन रहे हैं वो कितना ज़्यादा मेलोडियस है, कितना ज़्यादा स्वीट है. ठीक है, और
शैली जो है वो स्काई लार्क का जो सॉन्ग है उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से कंपेयर करते हैं, ठीक है, अलग अलग चीज़ों से वो उसके सॉन्ग को कंपेयर करते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है, Hail to thee, blessed Spirit, bird thou never wert, that from heaven or near it powerest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें शैली कह रहे हैं कि हेल टू दी जो यूज़ किया है यहाँ पर शैली ने स्काई लार्क के लिए यूज़ किया, हेल टू दी ब्लिथ स्पिरिट, ठीक है। ब्लिथ का मतलब है जॉयफुल। तो पोइट जो है वो स्काई लार्क को कैसे स्पिरिट बता रहे हैं, ब्लिथ स्पिरिट, ठीक है। अ जॉयफुल स्पिरिट, बर्ड दाउ नेवर वर्ट, यू आर नॉट अ बर्ड। स्काई लार्क को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि ब्लिथ स्पिरिट, यू आर अ जॉयफुल स्पिरिट एंड यू आर नॉट अ बर्ड, यू आर फ्रॉम हेवन और समवेयर नियर इट, ठीक है। तो यू बिलोंग्स टू हेवन and somewhere near it, you do not belong to the earth, you belong to a heaven or near it, powerest thy full heart, and you are powering your heart। So Shelley is addressing the skylark that you are powering your full heart in the form of sweet music in profuse strains of unpremeditated art। unpremeditated का मतलब है unplanned कह सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी प्लान, ठीक है। तो तुम बिना किसी प्लान के जो अपना आर्ट है, यहाँ पर आर्ट से जो मतलब है वो उसके सॉन्ग से लिया गया है, ठीक है। तो तुम बिना किसी प्लान के जो तुम्हारे सॉन्ग्स है, जो तुम्हारी मेलोडी है, ठीक है, उसको तुम क्या कर रही हो, पावर कर रही हो विद फुल हार्ट इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेंजा में जो पोइट है वो एक तरह से जो स्काई लार्क है उसको डायरेक्ट एड्रेस करते हुए कह रहे हैं कि यू आर अ जॉयफुल स्पिरिट, यू आर नॉट अ बर्ड, you belong to heaven or somewhere near it, and you are powering your full heart in the form of sweet music, and your art, your song is unpremeditated, it is unplanned, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेंजा है। नेक्स्ट स्टेंजा है, हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट लाइक अ क्लाउड ऑफ फायर, द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट एंड सिंगिंग स्टिल डोस्ट सोर एंड सोरिंग इवन सिंगेस्ट। Higher still and higher from the earth thou springest like a cloud of fire। So in the second stanza the poet is comparing skylark to a cloud of fire, ठीक है। तो क्लाउड ऑफ फायर जो है उससे कंपेयर कर रहे हैं स्काई लार्क को कि यू आर लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर that is springing higher and higher in the sky, ठीक है। कि जिस तरह से क्लाउड फायर का जो क्लाउड है वो और ऊपर जाता रहता है आसमान में, उसी तरह से तुम जो हो तुम भी ऊपर और ऊपर की तरफ एसेंट कर रही हो, उड़ती जा रही हो, ठीक है। द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट एंड योवर विंग्स आर डीप ब्लू डीप। तो ब्लू डीप जो वर्ड यूज़ किया है यहाँ पर वो स्काई का कलर होता है ब्लू, उसकी वजह से यूज़ किया है। द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट योवर विंग्स आर ब्लू डीप एंड सिंगिंग स्टिल डोज टू सोर। और जिस तरह से तुम ऊपर की तरफ एसेंट करती जा रही हो उसी तरह से तुम्हारी जो सिंगिंग की जो आवाज़ है, तुम्हारे गाने की जो आवाज़ है वो भी क्या हो रही है, फ्लोटिंग हो रही है। एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, और जैसे जैसे तुम ऊपर की तरफ जाते जा रही हो तुम्हारे गाने की आवाज़ भी ऊपर की तरफ जाती जा रही है, ठीक है। सो सेकेंड स्टेंजा में पोइट जो है उन्होंने स्काई लार्क को क्लाउड ऑफ फायर से कंपेयर किया है। तो यहाँ पर एक तरह से सिमिली का उन्होंने यूज़ किया है, लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर। और अगर हम राइम स्कीम की भी बात करें, क्योंकि हमारे सामने भी स्टेंजा है, तो यहाँ पर जो राइम स्कीम राइटर ने यूज़ की है वो यूज़ की है ए बी बी, स्प्रिट वर्ट ए बी, इट ए हर्ट बी
आर्ट बी, ए बी ए बी बी, ठीक है, ये इसकी राइम स्कीम है। थर्ड स्टेंजा की बात करें, In the golden lighting of the sunken sun, over which clouds are brightening, thou dost float and run like an unbodied joy whose race is just begun. Whose race is just begun. So, in the golden lighting of the sunken sun, पोइट जो है वो संकन सन, ठीक है, जिस समय में सनसेट होता है उस समय की बात कर रहे हैं, जब लाइट जो होती है वो कैसी होती है, गोल्डन होती है। सो इन द गोल्डन लाइटिंग ऑफ द संकन सन, ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, ठीक है, तो सनसेट के टाइम को डिस्क्राइब कर रहे हैं एक तरह से। दाउ डोस्ट फ्लोट एंड रन like an unbodied joy whose race is just begun. So in the third stanza, Shelley is comparing skylark to an unbodied joy, ठीक है, a joy that does not has any body, it is an unbodied joy, ठीक है। whose race is just begun, जिसकी रेस जो है वो अभी क्या हुई है, स्टार्ट हुई है, एंड यू आर फ्लोटिंग एंड रनिंग। फोर्थ स्टेंजा है, द पेल पर्पल इवन melts around thy flight like a star of heaven in the broad daylight, thou art unseen but yet I hear thy shrill delight. So in the pale purple sky, पेल पर्पल जो यूज़ हुआ है वो स्काई के लिए यूज़ हुआ है। इन द पेल पर्पल स्काई इट मेल्ट्स अराउंड, द पेल पर्पल स्काई मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट, द पेल पर्पल स्काई मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट लाइक अ स्टार ऑफ हेवन, ठीक है, तो अभी जो स्काई लार्क है उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट। तो जिस तरह से ब्रॉड डे लाइट में वी आर अनेबल टू सी द स्टार्स, इन द ब्रॉड डे लाइट वी आर अनेबल टू सी द स्टार्स बट वी नो दैट दे आर प्रेजेंट। सो लाइक द स्टार्स like the stars you are unseen, the poet is unable to see the skylark but he can feel the presence of skylark, ठीक है, तो जिस तरह से ब्रॉड डे लाइट में वी आर अनेबल टू सी द स्टार्स बट वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ देयर एंड वी नो दैट दे आर देयर, ठीक है, तो ठीक उसी तरह से दाउ आर्ट अनसीन, द स्काई लार्क इज अनसीन बट येट आई हियर दाई श्रील डिलाइट, बट आई कैन फील योर प्रेजेंस, आई कैन हियर योर डिलाइटफुल सॉन्ग एंड आई कैन हियर दाई श्रील डिलाइट, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से सिमिली का यूज़ किया है, लाइक अ स्टार ऑफ हेवन। नेक्स्ट स्टेंजा है, कीन एज are the arrows of that silver spear whose intense lamp narrows in the white dawn clear until we hardly see, we feel that it is there. So keen as are the arrows of that silver spear जो यूज़ किया है वो मून के लिए यूज़ किया है, ठीक है, चांद के लिए यूज़ किया है। whose intense lamp narrows in the white dawn clear, अब यहाँ पर मून को रेफ़र किया गया है कि जिस तरह से डे लाइट में, ब्रॉड डे लाइट में वी कैन नॉट सी द मून, ठीक है, तो जिस तरह से ब्रॉड डे लाइट में हम मून को नहीं देख सकते हैं बट हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं और हमें पता है कि वो है बट वी आर अनेबल टू सी द मून, ठीक है। ठीक उसी तरह से इन दी वाइट डान क्लियर अंटिल वी हार्डली सी वी फील दैट इट इज़ देयर, तो मून को हम डे लाइट में मुश्किल से ही देख पाते हैं बट वी फील दैट इट इज़ देयर, लेकिन हमें पता होता है कि मून है, ठीक है। कीन एज आर दी एरोज ऑफ दैट सिल्वर स्पेयर
ठीक है। हुज इंटेंस लैम्प नैरोज इन द वाइट डॉन क्लियर, जिसके इंटेंस जो लैम्प है, यहाँ पर उसकी बीम्स से मतलब लिया गया है, उसकी रोशनी से मतलब लिया गया है। हुज इंटेंस लैम्प नैरोज इन द वाइट डॉन क्लियर, वाइट डॉन का मतलब ब्रॉड डे लाइट। तो जिसकी इंटेंस जो लैम्प है वो नैरोज हो जाती है, कम हो जाती है, कब? इन दी वाइट डान, ठीक है, दिन के समय में। अनटिल वी हार्डली सी वी फील दैट इट इज़ देयर, एंड वी कैन हार्डली सी इट बट वी कैन फील दैट इट इज़ देयर। नेक्स्ट स्टेंजा है, all the earth and air with thy voice is loud, as when night is bare from one lonely cloud, the moon rains out her beams and heaven is overflowed. So all the earth and air with thy voice is loud. तो अर्थ और एयर, ठीक है, अर्थ में, अर्थ पर भी और एयर में भी, दाई वॉइस इज लाउड, तुम्हारी ही आवाज़ गूंज रही है एक तरह से। एज, जैसा कि व्हेन नाइट इज़ बेयर फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, व्हेन द नाइट इज क्लाउडलेस, देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, बट फ्रॉम वन लोनली क्लाउड द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड हेवन इज ओवरफ्लोड। ठीक है। तो ऐसे समय में, जब जिस तरह से रात के समय में आसमान में कोई भी बादल नहीं है, कोई भी क्लाउड नहीं है, द स्काई इज़ क्लाउडलेस, बट एक बादल है, वन लोनली क्लाउड, एक बादल है जिसके पीछे से चांद की जो किरणें हैं, वो मून जो है वो अपनी बीम्स को रेन आउट कर रहा है, एंड हेवन इज़ ओवरफ्लोड विद दीज बीम्स। ठीक उसी तरह से आसमान जो है और जो अर्थ है वो तुम्हारी जो डिलाइटफुल जो म्यूज़िक है, ठीक है, तुम्हारा जो डिलाइटफुल सॉन्ग है, उससे ओवर पावर हो रहा है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेंजाज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें भी सिमिली का यूज़ किया गया है, एज व्हेन नाइट इज़ बेयर।